आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। हमारे इस स्पेशल बंगाल कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। और अब इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं एक ऐसे राजनेता जिनको परिचय देने की भी मेरी हैसियत नहीं है, क्योंकि इनको राजनीति में 40 साल हो चुके हैं। 40 साल से राजनीति में है यशवंत सिन्हा जी। और उससे पहले आप जानते ही हैं, यशवंत सिन्हा एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर हिंदुस्तान में भी और दुनिया भर में कई जगह भारत का नेतृत्व किया है यशवंत सिन्हा ने। और हाल में चर्चा में यशवंत सिन्हा साहब इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ठीक चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दामन थाम लिया है। बहुत स्वागत है आपका यशवंत सिन्हा जी। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। आपका सर असेसमेंट क्या है? आप कह रहे थे कि रियलिटी कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। आपका ग्राउंड का असेसमेंट पश्चिम बंगाल के बारे में क्या है? कौन कितनी सीटें जीत रहा है? देखिए, मैं ये तो सीट वाइज मैंने कोई असेसमेंट नहीं किया है और करने की स्थिति में भी नहीं हूं। मैंने तो बहुत कम समय बिताया बंगाल में, लेकिन जितनी सूचनाएं मुझे मिली उस सूचना के आधार पर मैं ये आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि ममता जी और तृणमूल कांग्रेस की जीत तो तय, वो जीतेंगे। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि जीत का बहुमत कितने का होगा। क्या पिछली बार जो उनको 2,294 सीटों में 211 सीटें मिली थी, उसको बेहतर करेंगी या उससे कम सीटें उनको मिलेगी? यही प्रश्न है पश्चिम बंगाल में। ये प्रश्न नहीं है कि ममता जी दोबारा सत्ता में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। और मुझे लगता है कि हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि पिछली बार से भी अच्छा प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में हो और वो तीसरी बार सत्ता में वापस आए। ओके, तो आपको ऐसा क्यों लगता है यशवंत सिन्हा जी के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जो पूरी ताकत झोंक रखी है कई महीनों से, और पिछले लोकसभा चुनाव को भी देखेंगे तो 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी और ममता दीदी के गढ़ में सेंध तो जरूर लगा दी थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी का ये मिशन बंगाल फेल हो जाएगा? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बात कि विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। विधानसभा के चुनाव में जिस तरह लोग वोट करते हैं उस तरह लोकसभा के चुनाव में नहीं करते हैं, और वाइस वर्सा। तो बीजेपी को सफलता मिली, इसमें कोई शक नहीं है। 18 सीटें वो जीत गए बंगाल से लोकसभा के। अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन विधानसभा का चुनाव बिल्कुल दूसरे ढंग से होगा और सब लोग इस बात को जानते हैं कि मोदी और शाह बंगाल के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। जैसे वो इस बात को जानते थे कि बंगाल के चुनाव, लोकसभा चुनाव के जो भी नतीजे हों, ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रही हैं, वो बंगाल की मुख्यमंत्री ही रहेंगे। तो इसलिए इस बार का चुनाव जो है वो लोकसभा के चुनाव से बिल्कुल अलग हटके होगा और मोदी शाह का अपील विधानसभा में वो नहीं रहेगा जो लोकसभा में रहा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नगण्य है। मैं भी उस पार्टी में रहा हूं, कई बार कोलकाता गया, और मैं जानता हूं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा भी नहीं है। नहीं तो आप सोचिए कि बीजेपी जो लोगों को तोड़ती रहती है, दूसरे दलों को, बोरोड प्लेयर्स को लाती है, वो चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव का प्रचार शुरू हो गया बंगाल में, उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। वो बंगाल का चुनाव भी मोदी और शाह के चेहरे पर लड़ना चाहते हैं, तो बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। जो नेतृत्व का संकट है बीजेपी बंगाल में वो सब कुछ जानता है, और इसलिए जनता उनके साथ मोदी और शाह के चेहरे को देखकर नहीं जाएगी। ओके, आप जैसे इंपोर्टेड नेताओं का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि जो टीएमसी में नेता हैं वो भी तो सारे इंपोर्टेड हैं, क्योंकि टीएमसी जब बनी थी तब एक नई पार्टी थी, सारे के सारे टीएमसी के नेता भी लेफ्ट से ही आए हुए हैं टीएमसी में। इसीलिए अगर बीजेपी भी बाकी दलों से नेताओं को अपनी पार्टी में ले रही है तो उसमें गलत क्या है? मैं सरकारी नौकरी में था और आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी में राज्य सरकार, मतलब आईएएस में खास करके और आईपीएस में, राज्य सरकार से केंद्र सरकार आने में एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है कि 3 साल आपको
अगर राज्य सरकार में आप रह चुके तो आपका कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा हो गया, आप केंद्र सरकार में आ सकते हैं दोबारा। तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड राजनीति में भी आप ले लीजिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी को 2018 के अप्रैल में छोड़ा था। मेरा कूलिंग ऑफ पीरियड लगभग पूरा हो चुका है, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। उसी प्रकार जो लोग आए हैं, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो वहां उस समय भी कहीं बाहर से ही लोग आए, तो इसलिए उतने पीछे जाना और ये कहना कि सारे लोग किसी नई पार्टी में किसी दूसरी पार्टी से आए, आज के दिन उसका कोई संदर्भ सही नहीं है। ओके, बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है जय श्री राम का, यशवंत सिन्हा जी बंगाल के चुनाव में। वो ये कहती है कि ममता बनर्जी को और टीएमसी वालों को, खासतौर से ममता बनर्जी को, जय श्री राम के नारे से चिढ़ होती है, इसीलिए वो जानबूझकर इसे और बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। आपको लगता है ये मुद्दा चलेगा बंगाल में? बंगाल में नहीं चलेगा और कहीं अब नहीं चलेगा। वो छूटा हुआ कारतूस है, कभी चला था, अब इस मुद्दे का, इस नारे का कोई महत्व नहीं है। और लोग देखिए, अब लोग ऊब चुके हैं राजनीति में धर्म के प्रयोग से। इतना प्रयोग हो चुका है कि बार बार वही काठ का तिहाड़ी आग पर नहीं चढ़ेगी, तो इसलिए इसका असर बंगाल में नहीं पड़ रहा है। नहीं, लेकिन आपने देखा होगा आप ही की नेता ममता बनर्जी मंच से चंडी पाठ कर रही थी इसीलिए ऐसा लगा कि शायद उन्हें भी लगता है कि ये धर्म का मुद्दा कहीं चल ना जाए। नहीं, उसका संदर्भ दूसरा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रचार किया हुआ है कि लोगों को लगता है कि कोई भी अगर कोई हिंदू धर्म में विश्वास करता है तो भारतीय जनता पार्टी का ही उसको सदस्य होना चाहिए। हम सब लोग, जो लोग हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होगी। और इसलिए जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं धर्म का, और जनता जानती है, इस बात को समझ चुकी है। और जैसा मैंने कहा, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ेगी। ओके, तो यशवंत सिन्हा जी, ये धर्म का इस्तेमाल आपको लगता है कि अभी पिछले 4, 5, 7 साल में ज्यादा हो गया है, पहले नहीं होता था? क्योंकि बीजेपी पर तो पहले भी ये आरोप लगते थे कि वो सांप्रदायिक पार्टी है, धर्म का इस्तेमाल करती है। हाँ, लगते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो सारा आरोप गौन हो गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे, खास करके सरकार में जब प्रधानमंत्री थे। तो उस समय मैंने कलकत्ते में भी कल इस बात को कही कि आप सोचिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या था और किस प्रकार का उन्होंने गठबंधन बनाया। फारूक अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर से लेकर अकाली दल पंजाब में, शिवसेना महाराष्ट्र में, डीएमके या अन्ना डीएमके तमिलनाडु में, बीजू जनता दल उड़ीसा में, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में, असम गण परिषद असम में, ममता बनर्जी बंगाल में, नीतीश कुमार बिहार में, कभी मायावती भी यूपी से साथ रही। तो आप देखिए उन्होंने किस प्रकार का एक गठबंधन तैयार किया और कितना सफल गठबंधन हुआ। उन्होंने कैसा ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो कंसेंसस में, सर्वानुमति में विश्वास करते थे। आज की भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग है उससे। ये लोग कंसेंसस में विश्वास नहीं करते, ये चाहते हैं कि हम सारे लोगों को दबा दें, कुचल दें, उनके ऊपर विजय प्राप्त करें, उनको साथ नहीं लाएं, विजय प्राप्त करें, उनको बिल्कुल क्रश कर दें। और इसीलिए कहीं राज्यों में, प्रदेशों में, कहीं पर भी कोई शक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है, तो आज की भारतीय जनता पार्टी का, मोदी और शाह का यही प्रयास है कि उसको कुचल डालो, बर्बाद कर डालो, सरकारी एजेंसियों को उसके पीछे लगा दो, उसके नेताओं को तोड़ लो जैसे भी तोड़ना है, लेकिन उसको बर्बाद करके छोड़ो। क्यों? क्योंकि वो क्यों मेरे सामने सर उठाकर खड़ा है। ये प्रजातांत्रिक रवैया नहीं है। लेकिन यशवंत सिन्हा जी, आपके सारे आरोप ठीक है, एक तरफ हैं,
लेकिन ये भी तो सच है कि बीजेपी आज की तारीख में 14 से देख लीजिए लगातार जितने चुनाव जीती है उतने पहले कभी नहीं जीती, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो या राज्यों के चुनाव हो। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी 11 करोड़ सदस्यों के बाद और अब बहुत बढ़ गए हैं। तो और जहां तक कामयाबी की बात है एक पार्टी के तौर पर, वो तो शायद पहले कभी नहीं हुई। इसलिए बीजेपी कहती है कि हमें तो अपनी पार्टी का विस्तार करना है, उसे जिताना है और हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। कहते हैं इसमें गलत क्या है? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ बीजेपी क्या सोचती है इसके बारे में। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में अगर कोई राजनीतिक दल ये सोचे कि मैं कोई विरोध बर्दाश्त नहीं करूंगा और जो मेरा विरोधी है उसको बर्बाद करूंगा, जैसे मैंने आपसे कहा, तो ये रवैया प्रजातांत्रिक रवैया नहीं। और अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी का ये रवैया नहीं था। वही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी पार्टी को बढ़ाओ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि विरोधियों को दुश्मन समझ लो और हर जगह उनको समाप्त करने का प्रयास करो। भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र में सरकार है, प्रदेशों में सरकार है, अच्छी बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अगर कोई और कहीं और सफल हो रहा है तो उस राजनीतिक शक्ति को पूरी तरह से दबा दो। और मैंने आपसे कहा कि आज के दिन जिस तरह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है राजनीति में, ऐसा कभी पहले हुआ था क्या? आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अटल बिहारी वाजपेयी की जो बीजेपी थी उसमें ईडी, उसमें सीबीआई, उसमें इनकम टैक्स, उसमें बाकी एनआईए, बाकी जो संस्थाएं हैं, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को इसी प्रकार कुचलने का काम करती थी क्या? कोई सवाल ही नहीं था। मैं वित्त मंत्री था, मेरे अंतर्गत उस समय इतनी सारी एजेंसियां थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था, इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स रेवेन्यू इंटेलिजेंस था, बहुत तरह की चीजें थी जिससे हम लोगों को परेशान कर सकते थे, लेकिन कभी एक जगह भी हमने उसका दुरुपयोग करने का सोचा भी नहीं सोचा, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई के ढंग पर लड़ी जानी चाहिए। सरकार के शक्तियों का दुरुपयोग उस लड़ाई के लिए नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात जो आज की सरकार कर रही है। ओके, यानी यही बदली हुई बीजेपी है ये बड़ा कारण जिसकी वजह से यशवंत सिन्हा जी आपका मोह भंग हो गया और आप इतने मुखर विरोधी आज की बीजेपी के, मोदी शाह के बन गए हैं। मैं प्रजातंत्र का समर्थक और मैं पुराने ख्याल का आदमी हूं। मैं प्रजातंत्र में मजबूती से विश्वास करता हूं और प्रजातंत्र के खिलाफ, देश में जो प्रजातंत्र है उसके खिलाफ कोई भी शक्ति अगर खड़ी होगी तो मेरा कर्तव्य होगा उसका विरोध करना। और मैं मानता हूं कि आज की बीजेपी उस प्रजातंत्र की विरोधी है और इसलिए हमें बीजेपी का विरोध करना आवश्यक है। ओके, लेकिन निजी तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके पुत्र जयंत सिन्हा तो बीजेपी के सांसद हैं और मंत्री भी रहे हैं, तो क्या आपस में कभी आपकी बातचीत होती है राजनीतिक मुद्दों पर, बीजेपी, कांग्रेस और सामाजिक मुद्दों पर? इन पर हम बात नहीं करते हैं। हाँ। हम दोनों अपने अपने विचार रखते हैं, अपने अपने विचार का आदर करते हैं। जैसे हम किसी और जो व्यक्ति मेरे साथ सहमत नहीं है उसके विचारों का आदर करेंगे, उसी प्रकार मैं जयंत सिन्हा के विचारों का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे विचारों का भी सम्मान करते हैं। और इसलिए पिता पुत्र का रिश्ता है, उनका रिश्ता है, वो रिश्ता तो खत्म होगा नहीं, लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से हम आज अलग अलग सोचते हैं। ओके, ये जो बंगाल में आपने कहा कि जय श्री राम का मुद्दा नहीं चलेगा और मोदी शाह सफल नहीं होंगे क्योंकि वो केंद्रीय नेता हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी के पास नहीं है, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं यशवंत सिन्हा जी जिनकी वजह से आपको लगता है कि ममता बनर्जी वापस आएंगी? एक तो उनका मजबूत नेतृत्व, ममता बनर्जी का मजबूत नेतृत्व लोगों को भा रहा है बंगाल में। दूसरा, उन्होंने जो शासन चलाया है 10 साल और खास करके जनता कल्याण के लिए, विकास के लिए जो बहुत सारा काम किया है, उससे लोग प्रभावित हैं। एक मजबूत दल का नेतृत्व करते हैं, उससे लोग प्रभावित हैं। और जैसा आप जानते हैं कि चुनाव में लोग एक दल को चुनते हैं, एक व्यक्ति को चुनते हैं, उसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति को अस्वीकार करते हैं। तो मुझे लगता है कि बंगाल की जनता ने
कई कारणों के चलते ये मन बनाए आज के दिन को भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करेंगे, यहां तक इन चुनाव का प्रश्न है। एक आखिरी सवाल यशवंत सिन्हा जी मेरा आपसे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी हाल के दिनों में काफी एक्टिव हो गए हैं, तो जब कभी ट्रोलिंग होती है आपकी तो आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप विचलित होते हैं या थोड़ा गुस्सा आता है आपको? मुझे तरस आती है उन लोगों पर जो कि बिल्कुल मैं क्या कहूं, जो अनभिज्ञ हैं, जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो लोग, एक दफा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैंने चुनाव की प्रक्रिया के बारे में कुछ लिखा, तो किसी ने कमेंट किया कि आप चुनाव के भी अब एक्सपर्ट हो गए। कहा कि भैया मैंने एक आईएएस ऑफिसर, एक कलेक्टर के नाते चुनाव कराया है, मैं एक उम्मीदवार के नाते मैंने कई चुनाव लड़े हैं, मुझसे ज्यादा चुनाव के बारे में और चुनाव की प्रक्रिया के बारे में इस देश में और कौन जानेगा। तो वो नहीं जानते थे मेरी क्या पृष्ठभूमि है, तो इस प्रकार का बेतुका उन्होंने प्रश्न उठा दिया। तो इस तरह के लोग उठाते रहते हैं, और बहुत सारे आप जानते हैं कि आजकल भक्त हैं, ट्रोल्स हैं, ट्रोल्स की आर्मी जिसके पास पैसा है वो लोग पैदा किए हुए हैं, और कोई बैंकॉक में बैठा है, कोई सिंगापुर में बैठा है, कोई कहीं और बैठा है, और वहां से वो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की ताकत जो है सोशल मीडिया में, जो पैसे वो खर्च कर रहे हैं, उससे आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूं। तो आप मतलब इग्नोर करते हैं ऐसे लोगों को, आप ध्यान नहीं देते ज्यादा? मुझे उनको ऊपर तरस आती है, जो गुस्सा भी नहीं आता है। ओके। आजकल दिन कैसे बिताते हैं यशवंत सिन्हा जी? क्योंकि मुझे लगता है शायद घूमते आप ज्यादा नहीं हैं, या फिर घूमते हैं? नहीं, अभी तो ये कोरोना काल था और लगभग 6 महीने से मैं भी घर में बंद था। बहुत दिनों के बाद मैं निकला परसों, जब मैं कोलकाता गया और कल वहां से लौट कर आया। समाज में थोड़ी बहुत आवाजाही थी, लेकिन दिल्ली के बाहर जाने का मौका नहीं के बराबर हुआ। ओके, आपसे बातचीत नहीं होती है, इसीलिए यशवंत सिन्हा जी एक और सवाल याद आ गया, इसके बाद मैं आपको जाने दूंगा। ये सवाल मेरा बड़ा सिंपल है। आप कहते हैं कि बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही, लेकिन और बीच बीच में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बस अब लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो गया है, सबको पता लग गया है बीजेपी का जनाधार, मोदी का जनाधार कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन लगातार बीजेपी चुनाव जीतते आ रही है, और लोग तो यहां तक कहते हैं एनालिस्ट के 24 में भी जीतेगी, 2022 का यूपी भी जीतेगी, क्योंकि हाल का बिहार का चुनाव देख लीजिए, उसके अलावा अभी गुजरात में पंचायत चुनाव हुए थे, वो देख लीजिए। देखिए, अब कोई चुनाव कहीं पर हो गया, पंचायत का चुनाव, कहीं म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, अर्बन बॉडीज का, तो उसमें जीत। पंजाब में तो बुरी तरह हारी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में बीजेपी, उसका जिक्र नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव जीतना अपने आप में अच्छी बात है, कोई जीत जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चुनाव जीतना ही एक लक्ष्य नहीं हो सकता है। अच्छा काम करना पार्टी का लक्ष्य होना चाहिए। और जब बीजेपी को मौका मिलता है तो बीजेपी जरूरी नहीं कि अच्छा काम करके दिखाए। आप देखिए, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश की क्या खास्ता हाल है आज के दिन। जोगी जाकर केरल में और बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, और महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका जिक्र, उसकी फिक्र उनको नहीं है। तो इसलिए ये कह देना, मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब मैं विपक्ष में था, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, मैं पार्लियामेंट में भी था, तो तेल की कीमतों में जो वृद्धि होती थी उस पर आप कोई मेरा बयान नहीं देखेंगे। लेकिन ये सब नेता जो आज सरकार में बैठे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर, इनके बयान आप देखिए, उस समय क्या क्या बयान देते थे। तेल की कीमतों में जो वृद्धि होती थी, और आज क्या हो रहा है तेल की कीमतों का, जो लोग बोलते हैं कि जीडीपी तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा जीडीपी बढ़ रहा है, गैस, डीजल और पेट्रोल, इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। तो क्यों छू रही हैं? और मैं मानता हूं कि इसके लिए सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कच्चे तेल की जिम्मेदार नहीं है, सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार इस मामले में प्रॉफिटियरिंग कर रही है, इतना टैक्स का बर्डन उसने लगा दिया है कि लोग परेशान हो। और यही लोग, अगर आप लोग चैनल में दिखाएं कि उस समय मोदी जी क्या बोलते थे, डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें जब बढ़ती थी, और आज वही मोदी जी क्या कर रहे हैं खुद। मैं अनेक इस प्रकार के आपको वाकयात बता सकता हूं, जब इन लोगों ने
बेतुका बयान दिया उस समय, और आज उसी पर कायम है। आज हम लोग डिमोनेटाइजेशन को भूल गए, नोटबंदी को। क्या कहा था गोवा में मोदी जी ने, चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, और क्या क्या नहीं कहा। आज किसी चौराहे पर खड़े होने को तैयार है। यहां तक कि नोटबंदी में कितना पैसा लौट कर आया, सरकार ने उसका खुलासा आज तक किया ही नहीं। अब जनता कभी कभी चीजें भूल जाती है, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट जो कहावत है, लेकिन इन बातों को याद दिलाने की जरूरत है। यही लोग हैं जिन्होंने ऐसे कहा था, आज यही लोग हैं जो पलट कर उलट कर सरकार में रहकर कार्रवाई कर और दुरुपयोग कर रहे हैं सरकारी संस्थाओं का। ओके। जनता जो त्रस्त है वो तो हुई है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को सरकार के तंत्र का दुरुपयोग करके दबाने की कोशिश करना, जो आप देख रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में चला गया तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर, वो पाक साफ हो गया, वो उसके सारे दोष धुल गए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और बाकी लोगों के ऊपर तरह तरह की सरकारी कार्रवाई हो रही है। क्या मतलब है इसका? ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। यशवंत सिन्हा जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 24 के बंगाल कॉन्क्लेव में हमसे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।